ओशो क्या थे? ओशो इसलिए क्योंकि वो सबसे अलग हैं। आज की डेट में मैंने सबको सुना पढ़ा, मुझे ऐसे गुरु नहीं दिखे जो एक ऐसा इंसान तैयार करने में सक्षम हो जो बोथ स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड को इक्वल पैशन, कंपैशन एंड लव के साथ जी सके। ओशो खुद को भगवान मानते थे उनके आसपास लोगों ने भगवान, और उनके फॉलोअर्स भी खुद को भगवान माना है। क्योंकि भगवान तो आपके अंदर ही है और कहाँ मिलेगा आपको भगवान। दुनिया के सबसे अच्छे एक्टर अगर आज तक कभी हुए हैं तो वही ओशो थे जी। मेरा भी ये मानना है कि लाइफ एक फिल्म है और हम यहाँ पे एक डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। ओशो भी यही मानते थे। आपने अपने आप को सुसाइड से कैसे प्रिवेंट किया? मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट था? कहते हैं कि पॉइंट होता है जहाँ पे आप सुसाइड करने चली गई, ठीक है, और करने वाली होती हो, और उस पॉइंट से आप वापस कैसे आई? खुद को रोका कैसे? मैंने नहीं रोका, ओशो ने रोका। नियो संन्यास के अंदर, नियो संन्यास में जुड़ने के बाद मेरे जीवन में भगवान की प्रेजेंस की वजह से कैसी कैसी मिस्ट्रीज हुई और क्या क्या मैंने उस चीज से सीखा। और आपके अंदर मैस्कुलिन की भी एनर्जी है जो करता है, जो हमारा ईगो है, क्या हम करना चाहते, क्या हम बनना चाहते। वो मैस्कुलिन है। हाँ, जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत शांत होती है, लव ही एनर्जी होती है, नर्चरिंग। मैम, आप एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं? मैं एक्ट्रेस हूँ, पर अदरवाइज भी मेरी फिल्में भी एक दो अभी हैं जो कास्टिंग में जा रही हैं अगले महीने। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ शशांक गैसवाल फ्रॉम पॉडकास्ट विद शशांक। और आज का जो ये एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाली है उनका नाम रितिका आनंद है। सी इज़ अ मिस्टिक, सी इज़ एन एक्ट्रेस, सी इज़ अ प्रोड्यूसर, और उनकी हाल ही में एक बुक आई है जिसका नाम है बीइंग सेल्फिश। और ये बुक में क्या है हम उससे खुद पूछेंगे। मैम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद शशांक। प्रणाम। प्रणाम। हाँ, नियो सन्यासी प्रणाम करते हैं। हाँ जी, मतलब नियो सन्यासी प्रणाम करने के लिए नियो सन्यासी होने की क्या जरूरत है? नियो सन्यासी क्या है? नियो सन्यासी ओशो का सन्यास है, जो ओशो धर्मगुरु थे हैं। ओशो इज अ कंट्रोवर्शियल वर्ड। मतलब मेरे लिए नहीं, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए शायद हो सकता है। हो सकता है, ओशो क्या था? पर कंट्रोवर्सी ना हो तो जीवन में रंग थोड़ी है। पर मैम, ओशो क्यों, सदगुरु क्यों नहीं? ओशो से मैं कनेक्ट हुई, वो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं इसलिए। इसलिए अ, ओशो इसलिए क्योंकि वो सबसे अलग है। आज की डेट में मैंने सबको सुना पढ़ा, मुझे ऐसे गुरु नहीं दिखे जो एक ऐसा इंसान तैयार करने में सक्षम हो जो बोथ स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड को इक्वल पैशन, कंपैशन एंड लव के साथ जी सके। इसलिए ओशो। इसलिए ओशो, क्योंकि वो दो अलग अलग दुनिया को, जिसने दुनिया ने आध्यात्म और सांसारिक दुनिया को अलग किया है, ओशो खुद उन्होंने जोड़ दिया। अच्छा, ओशो खुद को भगवान मानते थे उनके आसपास लोगों ने भगवान और मानते उनके थे। फॉलोअर्स भी खुद को भगवान माना है। क्योंकि भगवान तो आपके अंदर ही है और कहाँ मिलेगा आपको भगवान। एक होता है अंदर होना, एक होता है खुद को मानना। आप भी मानती हो खुद को भगवान? मैं मानती हूँ कि जो भगवान है मेरे लिए वो मेरे अंदर से ही हर जगह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर मुझे किसी और में भगवान दिखता है या मुझे कहीं और भगवान दिखता है, वो इसलिए है क्योंकि मेरे अंदर ही वो भगवान है जो प्रोजेक्ट करे। क्योंकि हम दुनिया वैसी देखते हैं जो हमारे अंदर होता है, जो हमारी खुद की दृष्टि होती है हमारे प्रति, वो ही हमें दुनिया में दिखता है। अगर हमारे अंदर हमें शैतान दिखता है तो हमें दुनिया काफी मतलब अंधेरी दिखती है, अच्छा, डार्क। डार्क। मुझे दुनिया डार्क भी दिखती है, लाइट भी दिखती है, लेकिन मुझे दुनिया बहुत कलरफुल दिखती है क्योंकि मैं बहुत कलरफुल हूँ। ओशो के साथ जुड़ने के बाद ये तो फायदा होता है कि आप दुनिया को कलरफुल मानने लगते हो। वो बहुत कलरफुल इंसान है। दुनिया के सबसे अच्छे एक्टर अगर आज तक कभी हुए हैं तो वही ओशो थे। जी। कहते हैं कि लाइफ एक फिल्म है। ऑफ कोर्स और कृष्ण कहते हैं। हाँ, कृष्ण तो यही कृष्ण। कहते हैं गीता में। मैं भी खुद को कृष्ण मानता था, शायद मैं भी ओशो का ही फैन हूँ। इसलिए तुम भी तो एक्टर हो। मेरा भी ये मानना है कि लाइफ एक फिल्म है और हम यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। ओशो भी यही मानते थे। मानते नहीं, वो जानते थे। वो जानते थे और हम मानते हैं।
मैं जानती हूँ। अच्छा, मैम आपने एक बुक लिखी है जी, जो 1 दिसंबर को लॉन्च हुई है, जी, बीइंग सेल्फिश। जी। उस बारे में क्या लिखा है उस बुक में आपने? हालाँकि मैंने पढ़ा है, लेकिन मैं अपने ऑडियंस को नहीं बताना चाहता हूँ कि उस बुक में क्या है। आप खुद बता दो कि उस बुक में क्या और क्यों लिखा आपने ये बुक? अ, मैंने इस किताब को ये सोच के जब मैंने शुरू किया था, मैंने ये सोच के नहीं किया था कि किताब कहाँ जाएगी, क्या होगा? मैंने तो लिखना शुरू किया था, लेकिन आपने सुनी है किताब मेरी आवाज़ में, म्यूज़िक के साथ। तो उस समय मैं कुछ ऐसी सिचुएशन से गुज़र रही थी, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ में बोला है कि मैं एक सुसाइडल पॉइंट पे पहुँच गई थी। ऐसे किसी की मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकती कि किसी की वजह से हुआ, लेकिन मैंने आपको कहा ना मैं बहुत रंगीन किस्म की हूँ और मतलब बच्चे की तरह भी हूँ काफ़ी हद तक। मुझे क्योंकि लाइफ़ इज़ अ प्ले मुझे खेलना अच्छा लगता है। अच्छा, लाइफ़ इज़ अ प्ले, सो आई लाइक टू प्ले और कुछ ऐसे प्ले में और ये जो प्ले था वो प्रेम का प्ले था। आई फेल इन लव विथ समवन दैट आई कुड नॉट हैव इन द वे आई वांट इन माय लाइफ़। ठीक है, फिर भी तो जीवन एक प्ले ही है। व्हाट वाज़ योर वे? माय वे वाज़ आई वांटेड टू बी विद दैट पर्सन एंड आई कुड नॉट बी। जीवन मुझे वो अपॉर्च्युनिटी नहीं दे सकता या दे पाता उस समय कि मैं किसी के साथ हो सकती थी। तो पर उस पागलपन में, खेल में, मस्ती में मैंने जो मैंने किताब में भी कहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से मैंने एक बहुत बड़ी क्या गलती करी मतलब मैंने एक ऐसे इंसान को मेरा गुनाह ये था कि मैंने एक ऐसे इंसान को प्यार किया जो मैं पा नहीं सकती लेकिन मुझे वो गुनाह नहीं दिखता अगर मैं खुश हूँ उसमें कि मुझे प्यार करना है बस जिससे भी प्यार है वो मेरे जीवन में हो या ना हो तो मुझे गुनाह नहीं लगता लेकिन उस पागलपन में मीरा वाले प्रेम में मैंने बहुत सारी चिट्ठियां लिखी लव लेटर्स और एक दिन ऐसा हुआ कि सामने वाले ने बोला कि तुम अपने जीवन पे ध्यान दो। तो उसके बाद मैंने अपने जीवन पे ध्यान देना शुरू किया। लेकिन दर्द तो होता है। आप एक टूटे हुए दिल के साथ जी रहे हो। तो उस टूटे हुए दिल के साथ जब मैं जी रही थी, आस-पास ऐसे बहुत सारे लोग थे जो देखने क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब काफ़ी हद तक सोशल मीडिया पे भी हो रही थी। तो वी आर टॉकिंग ऑल पब्लिक पीपल तो ऐसे कुछ और लोग थे जिनकी नज़र उस पे पड़ी, तो बहुत मज़ाक उड़ाया। आपका? अ, अब मुझे ये दिखता है कि सिर्फ़ मेरा ही नहीं, जो मेरी मदद करना चाहते थे, उनका भी मज़ाक उड़ाया। पर तब मुझे नहीं पता था, तब मैं इतनी टूटे हुए दिल के साथ घूम रही थी कि मुझे ऐसा लगा कि सब सब मेरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। मतलब मज़ाक क्यों उड़ाया क्योंकि आप उस इंसान से प्यार करती थी? अ, मतलब कि हाँ, तुम सपनों की दुनिया में जीती हो, तुम्हारी रियलिटी और उनका कहना गलत नहीं था, दुनिया के हिसाब से देखो तो कहना गलत नहीं था, वो मुझे ये सिखाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारी दुनिया में कोई वैल्यू या वर्थ होनी चाहिए। पर मैंने कभी जीवन में लोगों को हैसियत के हिसाब से नहीं देखा, मैंने इंसानों को इंसान के हिसाब से देखा। मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये बड़ा इंसान है या ये छोटा इंसान है। पर इट आई थिंक इट्स नॉर्मल कि ऐसी चीज़ें फ़िल्म इंडस्ट्री में शायद सबकॉन्शियस में हैं या फिर पब्लिक फेसेस में सबकॉन्शियस में है लेकिन मुझे ये चीज़ पता नहीं थी अब मुझे समझ आ गई है लेकिन मैंने तो बच्चे की तरह कभी देखा ही नहीं कि ये बड़ा इंसान है छोटा इंसान तो इस ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वो प्ले करते थे यू नो और आई ऑल्सो यू नो शुड नॉट हैव एंगेज्ड बट आई डिड किसी की गलती नहीं थी गलतियां मुझसे भी हुई है जिसके लिए मैंने इंडिविजुअली लोगों से माफी मांगी लेकिन उन्होंने फिर भी कंटिन्यू रखा वाह! तो मैं एक सुसाइडल पॉइंट पे आ गई थी जब मैं सुसाइड से मैं बच गई मिराक्युलसली उसकी भी बहुत प्यारी कहानी है कैसे मैं बची उस मोमेंट से पर जब मैं उससे बच गई तो उस चीज से फिर ये किताब निकली एज अ कथारसिस और बाकी चीजें मैंने हटा दी उसमें से गंदी जो लोग दुनिया को पता होने की जरूरत नहीं है लेकिन मुझे जीवन की कुछ ऐसी चीजें अपने बारे में पता चली भगवान से जो मैंने सीखा था ओशो से वो चीजें पता चली जो मेरी खुद की फिलॉसफीज मैंने देखी थी फिलॉसफी और रियलिटी को जोड़ के उसमें से कुछ ऐसा मीट निकला जो भगवान की कृपा से लोगों को पसंद आ रहा है
अब मेरी रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, आवाज बहुत पसंद कर रहे हैं, तो बुरी चीजों से भी अच्छी चीजें निकलती हैं, ये था। लेकिन हाँ, ऐसा हुआ और उसमें से मैंने कुछ अच्छा आपने अपने आप को सुसाइड से कैसे प्रिवेंट किया? मतलब ऐसा कौन-सा पॉइंट था? कहते हैं कि एक पॉइंट होता है, जहाँ पे आप सुसाइड करने चली गई, ठीक है? और करने वाली होती हो और उस पॉइंट से आप वापस कैसे आई? कि खुद को रोका कैसे? मैंने नहीं रोका, ओशो ने रोका, ओशो ने रोका। मेरे गुरु ने रोका। मैं गुरु कहती हूँ, तुम प्रकृति कह सकते हो, तुम प्रेम कह सकते हो, तुम कुछ भी कह सकते हो, तुम उसे कोई भी नाम दे दो, नाम से फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वो भगवान है, तुम्हारे लिए भगवान कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया जो भी भगवान है उस तुम्हारे लिए, उसी ने मुझे बताया तुम्हारे लिए भी। तो ऐसा हुआ था कि मैं, मतलब इतनी इजीली आप सुसाइड कैसे करोगे, आपको वो इन्फॉर्मेशन थोड़ी मिलेगी इवन इंटरनेट पे। तो मैं बहुत ऐसी चीज़ों पे, मतलब रस्सी कैसे बनाते हैं, ये कैसे करते हैं, वो सब करके फिर उस चीज़ को भी मैंने एज़ अ प्ले ही लिया कि अब जो है ऐसे हँसते-खेलते जाएँगे। हुँ। अच्छा, हाँ, आप भगवान ऐसा ही कर देते हैं आपको, हँसते-खेलते जाओ यार, दुनिया में क्या जाना भी है तो मैं लेके आई। रस्सी-वस्सी बना रही थी अच्छा, और मतलब जो मेरे एक्स हस्बैंड हैं, जेएल 50 के जो डायरेक्टर हैं शैलेंद्र व्यास, जो हमारे ही इंस्टीट्यूट के हैं, वो बात करेंगे इस टॉपिक पे। आप पहले सुसाइड वाली बात, क्योंकि उन्होंने मुझे फ़ोन किया बार-बार फ़ोन बज रहा था और मैंने नहीं उठाया। बाद में मुझे सडनली मेरे दिमाग में ऐसा आया कि ये 10-12 बार फ़ोन कर रहा है, कुछ इसके साथ कुछ हो तो नहीं हो गया? तो नहीं गया। करेक्ट। तो मैंने फ़ोन उठाया और उसने मुझे उस समय ये बोला कि ब्रह्मपुत्रा, जो मेरी फ़िल्म अनाउंस हुई है, जो वी विजेंद्र जी लिख रहे हैं, ये मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ और हम दोनों ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो मेरा दिमाग तो उसमें नहीं था, मेरे को मटीरियलिस्टिक चीज़ों से अटैचमेंट नहीं है। नहीं, तो मैंने बोला कि हाँ, ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं साइनॉप्सिस भेज रहा हूँ, तू अभी पढ़ इसको, हम अभी मेरे को प्रेस रिलीज़ भेजनी है। और ऐसे जैसे मेरे अंदर से आवाज़ आई कि यार ये कहाँ जा रहा है? ये तो मैं ब्रह्मपुत्र की बात भी कर सकती हूँ। सुसाइड। हाँ, अच्छा, ये हुआ। और ऐसा जो मेरे अंदर से भगवान की आवाज़ जिसको मैं पहचानती हूँ, मैं भगवान बोलती हूँ, आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके अंदर की परमात्मा की आवाज़, परम आत्मा की आवाज़। उसने बोला बाद में हो सकता है, ये कर ले। तो उस चीज़ को करने निकली थी, पर किताब लिखना मैंने शुरू किया और किताब उस चीज़, अब हम कास्टिंग में जा रहे हैं अगले महीने, किताब उससे पहले निकल गई और जीवन बच गया। नहीं जैसे कि मैं सुसाइड के बारे में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल स्टूडेंट्स हो गए या फिर कोई जॉब करते हैं या फिर किसी के ऊपर आजकल आजकल ना लोग मेंटल प्रेशर ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और उनका एक डिसीजन लास्ट डिसीजन वो बन जाता है कि हम सुसाइड कर लेते हैं। अभी हाल ही में एक हुआ है, सुभाष नाम का बंदा है, बैंगलोर में वो जॉब करता था। उसकी वाइफ ने उसको उसकी वाइफ की फैमिली ने इस लेवल पे प्रोवोक किया कि उसको सुसाइड करना पड़ गया, ठीक है? जी। तो मैं सुसाइड के बारे में इसलिए भी बात करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट पे कि अगर कोई इंसान सुसाइड करना चाह रहा है, उसके मन में वो आ गया क्योंकि आप ये फेस कर चुकी हो, जी। उस पॉइंट से वापस कैसे आए? देखिए क्योंकि उस आपके लिए ओशो थे, ठीक है? उनके लिए ओशो नहीं होंगे। नहीं, हो यस, वेरी राइट। आपने मैं बहुत प्यारा सवाल पूछा है हमने कि जिनके पास वो नहीं है। परमात्मा तो हर एक के पास है, लेकिन हर कोई देख नहीं पाता उस समय पे। तो देखिए, जिस दिन से मैंने ये किताब रिलीज़ करी है, हर रोज़ 1, 2, 3 कभी मैसेजेस मुझे आते हैं, डीएम्स आते हैं। लोग मुझे बोलते हैं इसने सुसाइड कर लिया, हमने सोचा था। ये आपकी बात बहुत राइट है कि प्रोवोक इस लेवल पे इंसान हो सकता है कि वो अपने जीवन को ख़त्म करने पे मजबूर हो जाए। और मैंने ये किताब जो लिखी है, मैंने इसीलिए लिखी है, इसीलिए लिखी है। ताकि लोग, जब आप कब सुसाइड करते हैं, जब आपको लगता है कि आप किसी लायक नहीं है, इस दुनिया के वर्थ ही नहीं है। मैंने ये पूरी किताब का फ़ोकस ही ये है कि आपके पास जीवन में पैसा ना हो, नाम ना हो, आपको कोई कुछ भी बोल रहा हो, वो उनके दिमाग में मैंने हर पर्सपेक्टिव से समझाया है कि आप इंट्रिंसिकली, जो ओशो भी कहते हैं, इंट्रिंसिकली जो है आपकी वर्थ है, आपकी वैल्यू है। अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं और कोई इंसान दुखी दिख रहा है और आप उसको स्माइल
दे सकते हैं। जो मैंने अपने बुक लॉन्च पे बोला था, इम्प्रॉम्प्टू स्पीच थी, वो दिल से आई थी। मेरे को लिखने का टाइम नहीं मिला कि मैं बुक लॉन्च पे क्या बोलूँ। मैंने ये चीज़ कही थी, इसलिए मेरे और खुद को मुझे वो सीख मिली कहकर, ऐसे मैं खुद से सीखती हूँ। तो आप स्माइल दे सको दुखी इंसान को, आपकी वैल्यू उस समय उसके लिए उस पैसे से ज़्यादा है। इंट्रिंसिकली इंसान की वैल्यू होती है, तो क्वेश्चन मत करो। लेकिन अगर आप क्वेश्चन करने की पोजीशन पे पहुंच गए हो और आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो या तो फिर आपके अंदर से खुद परमात्मा की आवाज बोल के आपको रोकेगी, जो भी हो, या फिर आप चले जाओगे। और ये रियलिटी है। और मैं नहीं चाहता कि कोई जाए। मैं भी नहीं चाहती, लेकिन उस चीज का मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ हुआ। मैं एक किताब लिख सकती हूँ। मैं अपने सिचुएशन के बारे में दुनिया में बात कर सकती हूँ। अगर आप जैसे लोग मुझे अपॉर्चुनिटी दें, आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं बात कर सकती हूँ, और उस वजह से शायद जो दूसरे हो, जो वैल्यू वर्थ को क्वेश्चन करते हो, जो सुसाइड तक पहुंचते हो और जो सुसाइड तक नहीं भी पहुंचते हो और डिप्रेशन में जीते हो, उन सब के लिए मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए मैंने किया। और तो सच बात तो ये है कि मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि आप उस पॉइंट से कैसे वापस आएँगे? वो जो मोमेंट है, वो मोमेंट मुझे आज तक नहीं भूला। लेकिन जो सारी चीज़ें हुई, मुझे वहाँ तक पहुँचाने के लिए, वो सब मैं भूल गई। और मुझे किसी से कोई बैर ही नहीं है आज की डेट में। आप सोचो, वो सब भूल जाता है। इट डज़ नॉट मैटर, इट मैटर्स इन दैट मोमेंट ओनली। हाँ। तो मैंने खुद इनकी बुक पढ़ी है बीइंग सेल्फिश। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने ऑडियंस को बताना भी नहीं चाहता कि क्या कवर किया आपने। पर उस बुक को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद, जो कि स्पॉटिफ़ाई पे भी है, तो अगर आपके मन में सुसाइड का कहीं न कहीं ज़िक्र आ रहा है कि आप मतलब मन में आ रहा है कि मेरे को करना चाहिए, आपको कुछ समझ में नहीं आया लाइफ़ में, तो एक बार सुन लो। शायद जी, बस मैं तो ये कह सकती सुन लो, अगर उसके बाद भी अगर लगे कि करना है तो फिर कर लो। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर आप उस बुक को सुनते हो या फिर पढ़ते हो, तो शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए कि आप सुसाइड ना करो, खुद को रोक लो, राइट? जी, लेकिन लेकिन जिस मोमेंट पे आपने रोक लिया ना, आपकी पूरी लाइफ़ बदल जाएगी। येस। उस मोमेंट पे अगर आप रुक गए ना, तो नेक्स्ट मोमेंट वही होगा जो आप सोच भी नहीं सकते। मैं इसलिए कह रहा हूँ, चलो सुसाइड करना है आपको, आपने सोच लिया है। इस दुनिया में मरने से बड़ी चीज़ कुछ होती नहीं है, राइट? कुछ भी नहीं होती है। मरना तो है ही, रिस्क ले लो। मौत से बड़ी तो कुछ चीज़ होती नहीं है। आज करनी है, आज नहीं करना। मैं एक बहुत बड़ा रिस्क ले लेता हूँ, कुछ भी कर लेता हूँ। एक ऐसा रिस्क लो जो आपकी पूरी लाइफ़ को सेट कर सकता है, क्योंकि वो मौत से बड़ी रिस्क नहीं होगी। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि रोको खुद को और वो रिस्क लो, क्योंकि वो रिस्क आपको बचा सकता है सुसाइड करने से, और नेक्स्ट मोमेंट आपकी लाइफ़ पूरी बदल सकती है, क्योंकि मैम की भी लाइफ़ बदली, आपकी लाइफ़ बदली, राइट? हाँ, जो इंसान मैं थी सुसाइड से पहले, मुझे वो औरत याद ही नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, ये किताब मेरे लिए क्या मायने रखती है। ये किताब मेरे लिए एक श्रद्धांजलि है। वो मर गई, लेकिन मेरा जीवन बदल गया। आपको मैं वही मैं दिख रही हूँ, मुझे पता है मैं वो मैं नहीं हूँ। वो इंसान मर जाता है। जिस मोमेंट आपके मन में आया कि मैं सुसाइड कर सकता हूँ और उसके बाद आप जी गए, तो वो इंसान मर जाता है। ये मेरे लिए हाँ, सिर्फ एक श्रद्धांजलि है। करेक्ट। दुनिया के लिए कुछ और बन सकती है। हाँ, तो मुझे उस औरत को श्रद्धांजलि देनी थी, करेक्ट, मैंने दे दी। करेक्ट। तो मैम आपने इस बुक में और भी बहुत सारी चीज़ें कवर की है, अबाउट स्पिरिचुअल साइंसेस, डायमेंशंस ऑफ लाइफ, लाइफ आफ्टर डेथ, और भी बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है। तो आप थोड़ा-सा अगर बताना चाहो हमारे ऑडियंस के बारे में कि और क्या-क्या चीज़ें कवर की है अपार्ट फ्रॉम सुसाइड्स? देखिए, मैंने बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स को कवर किया है। एक तो एज़ एन औरत, मैं एक मतलब बहुत फेमिनिन औरत हूँ। हुँ, हुँ। फेमिनिन टाइप की मुझे ड्रेसअप मतलब श्रृंगार करना पसंद है, नाच गाना पसंद है। हुँ, हुँ। लाइक जो औरतें चीज़ें करती हैं, छेड़ना-छाड़ना पसंद है। मस्ती ये सब वो सब। तो वो एक चीज़ मेरे अंदर है, लेकिन मैं एक अकेली औरत भी हूँ इन अ मैन्स वर्ल्ड, मुझे जीना भी है। तो उस मैस्कुलिन और फेमिनिन पर्सपेक्टिव जो है, उसके ऊपर मैंने बहुत बात करी है कि मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ हमारे अंदर होती हैं। आदमी जो होता है वो कर्ता होता है, जो फेमिनिन होती है वो लव की एनर्जी होती है। तो मैंने उसके बारे में बात करी है। उसके अलावा मैंने मिस्टिकल एस्पेक्ट्स की बहुत बात करी है कि नियो संन्यास के अंदर, नियो संन्यास में जुड़ने के बाद
मेरे जीवन में भगवान की प्रेजेंस की वजह से कैसी-कैसी मिस्ट्रीज़ हुई और क्या-क्या मैंने उस चीज़ से सीखा। ये मैंने बात करी है उसके अंदर। मैंने ये भी किया है कि मैंने ये भी अपना अभी तक बताया है कि अपने अंदर जब भगवान दिखना शुरू होता है, जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो खुद के अंदर भगवान मानने में, जो आपका क्वेश्चन था, भगवान मानते, वहां तक आप कैसे कैसे मैं पहुंची और आप कैसे पहुंच सकते हो कि आपको भगवान दिखना खुद में शुरू हो जाए। जब तक खुद में नहीं दिखेगा, आपको बाहर नहीं दिखेगा। और आपको जो खुद में भगवान दिखेगा, आपको पता चलेगा, स्पिरिचुअल साइंस से मुझे ये पता चला, वो आदमी हो या औरत, वो फेमिनिन एनर्जी है, कुंडलिनी की एनर्जी जो चढ़ती है, शिव कुंडलिनी जो कहते हैं, बेस ऑफ द स्पाइन पे रहती है, वो जब उठना शुरू होती है स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से और वो शिव तक यहाँ पहुंचती है। यहाँ तक ये शिव है। ये शिव है। हाँ। तो जब वो जो है कुंडलिनी एनर्जी, वो है भगवान आपके अंदर, एनर्जी है। वो जो एनर्जी सिर्फ एक एनर्जी है और वो लव की एनर्जी है। तो क्योंकि दुनिया में लव की एनर्जी सप्रेस्ड है और फेमिनिन सप्रेस्ड इसलिए तो है। तो अगर हर आदमी हो या औरत, फेमिनिन एनर्जी को अपने अंदर बढ़ाए तो दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती फेमिनिन हैं। एनर्जी से क्या मतलब है आपका? फेमिनिन एनर्जी मतलब हमारे अंदर दो एनर्जीज होती हैं। आपके अंदर भी दो हैं। आप आदमी के शरीर में पैदा हुए हैं, लेकिन आपके अंदर एक फेमिनिन एनर्जी है जिसे कुंडलिनी कहा जाता है, कुंडलिनी की एनर्जी। और आपके अंदर मैस्कुलिन की भी एनर्जी है जो करता है, जो हमारा ईगो है, क्या हम करना चाहते हैं, क्या हम बनना चाहते वो हैं दुनिया में। मैस्कुलिन है। हाँ, जो फेमिनिन एनर्जी है वो बहुत शांत होती है, लव, लव की एनर्जी होती है, नर्चरिंग की, नर्चरिंग, माँ जैसा प्यार हाँ। होता है उसका। प्यारे। तभी हमें सन्यास में औरतों को माँ का वो बोला दिया जाता जाता है। है, माँ। जैसे मेरा सन्यास नाम है माँ प्रेम जया, अच्छा, तो माँ पहले कहा जाता है, आदमियों को स्वामी कहा जाता है। अच्छा। माँ की पदवी उन्हें पिताजी नहीं कहते आदमियों को, माँ की पदवी हमें इसलिए देते हैं। तो वो प्रेम की शक्ति दबी हुई है, इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स हैं दुनिया में। ओशो मतलब प्रेम, हाँ, वो लव गुरु है, लव गुरु है। मिसअंडरस्टूड बट लव गुरु है वो। वैसे लव गुरु जिनको लव मिलता ही नहीं उनके फॉलोअर्स को, मतलब खुद से ही प्यार हो जाता है, सेल्फ लव, राइट? वो ऐसे लव गुरु हैं जो कहते हैं कि जिस दिन तुम्हें तुम्हारे अंदर वो मिल गए ना, गुरु, भगवान, प्रेम, जो भी बोल लो, उस दिन प्लीज मेरी उंगली छोड़ देना, मेरे को बहुत काम है। अच्छा। तब तक मैं हूँ। दिखते वो आपको अपने अंदर भगवान ढूंढने पे मजबूर कर देते हैं। ओशो दिखते हैं क्या? मतलब मुझे ऐसे सामने दिखते नहीं है साक्षात, कुछ सन्यासी हैं पुराने जिनको दिखते हैं साक्षात, लेकिन मुझे उनकी प्रेजेंस, इस किताब में तो बहुत मैंने ऐसी रियल एनेक्डोट्स बताई हैं जिस पे आप कैसे ना विश्वास करो कि किसी चीज की तो प्रेजेंस है, और वो प्रेजेंस आई सन्यास के बाद। तो हो सकता है मेरा विश्वास ही उस चीज को क्रिएट कर रहा हो, लेकिन मुझे किसी चीज पे विश्वास नहीं है, मुझे एक फेथ है 100% एग्जिस्टेंस पे कि वो मेरे को और वो एग्जिस्टेंस को आप अल्लाह कह लो, भगवान कह लो, वाहेगुरु कह लो, सदगुरु कह लो, तुम बुद्धा कह लो, तुम मीरा कह लो, तुम कुछ भी कह लो, कुछ भी नाम। कुछ भी कह लो, तुम खुद को कह लो। वो झूठ, वो सबसे बड़ा सच है कि अगर तुम खुद खुद को लोग मान नहीं पाते क्योंकि उन्होंने देखा नहीं खुद के अंदर। वो शो तुम्हें दिखा देते हैं, तुम क्या करो? मेडिटेशन के थ्रू। मेडिटेशन, एक्टिव मेडिटेशंस हैं, थेरेपीज उनकी हैं, नो माइंड। मतलब मेरे को स्वामी जी आनंद अरुण जब सन्यास के बाद उन्होंने एक बार स्पीच में बोला था कि जो इंसान 7 बार नो माइंड कर ले अपनी जीवन में, वो तो अपने माइंड से ऊपर उठ जाएगा, उसको वो मतलब एकदम क्लियर हो जाएगा। पर अगर तुम पहले 2 साल सन्यास के पहले 2 साल में कर लो, तो तुम्हारा बहुत फायदा होगा। तो मैंने तो ऐसे मस्ती-मस्ती में, खेल में बोला कि मैं करूँगी पहले 2 साल में क्या? नो माइंड थेरेपी। नो माइंड थेरेपी के बहुत इंटेंस थेरेपी है। वो एक्चुअली क्या होता है, 2 घंटे की थेरेपी है, 7 दिन होती है, और उसमें पहले 1 घंटा सिर्फ आप
कैथारसिस करते हो, मतलब गिबरिश बात करते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, मतलब पिलो को मारते हो, अपने अंदर की जितनी इमोशनल बैगेज है, उसको आप पूरा निकालते हो और जब एकदम थक जाते हो, 1 घंटा लगातार, फिर उसके बाद 1 घंटा आपको सिर्फ शांत बैठना है। ये आपको 7 बार, मतलब 1-1 हफ्ते का, आपको जीवन में करना है 7 बार। मैंने पहले 2 साल में 8 बार कर लिया। तो आपका इमोशनल बैगेज खत्म हो गया होगा। नहीं, मैं इमोशनल अभी भी हूँ, लेकिन क्या है कि मेरी सेंसिटिविटी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स एवरीथिंग, लाइक मैं अवेयर हो जाती हूँ। अगर मेरा पैर कहीं चलता है तो मुझे अवेयरनेस है अपनी सेल्फ की कि मेरा पैर यहाँ जा रहा है, वो अवेयरनेस जिसको बोलते हैं, वो हो गया। मुझे स्ट्रेस किसी चीज़ का नहीं होता, मैं तो किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं लेती लाइफ़ में। मुझे और उसकी वज़ह से सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। आप जिस चीज़ के मैं तो किसी चीज़ अगर आप स्ट्रेस फ्री हो गए, आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे। अगर आप किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग रहे, वो सारी चीज़ें आपके पीछे भागेंगी। हाँ, क्योंकि डेस्परेशन एक नेगेटिव एनर्जी है। हाँ, या आप चेज़ करोगे या आप अट्रैक्ट करोगे। दिस इज़ द वे टू अट्रैक्ट। और जब आप चेज़ करते हो तो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो। कैसे करोगे? आपका फ़ोकस चेज़िंग में है। करेक्ट, करेक्ट। मैं मानता हूँ इस बात को। मैम आप एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं? मैं एक्ट्रेस हूँ। ओह! नहीं, वो तो एक फ़िल्म के हम सब है, हमारी लाइफ़ की जो फ़िल्म है एक। पर अदरवाइज़ भी मेरी फ़िल्में भी 1-2 अभी हैं जो कास्टिंग में जा रही हैं अगले महीने से। और जेल 15 आपने मूवी प्रोड्यूस किया है, हाँ, उसमें एक्टिंग भी करी है मैंने। एक्टिंग भी की है। जी। तो मतलब आप अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ और जेल 15 आपने क्यों किया? मैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में अभी ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि वो कास्टिंग स्टेज में है और अदर प्रोड्यूसर्स इन्वॉल्व्ड हैं। इतना कह सकती हूँ कि ब्रह्मपुत्र जो अनाउंस्ड है, जो वी. विजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी है, जो राजामौली के फादर हैं। वो उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी है, ट्रिलॉजी। वो उसका फर्स्ट पार्ट अगले महीने उसमें जा रहा है। काफ़ी काफ़ी बड़ी फ़िल्म है वो। मैंने कभी इतनी बड़ी फ़िल्म मतलब नहीं प्रोड्यूस करी है, पर मैंने जब जेएल 50 करी थी, मैंने उतना बड़ा भी काम नहीं किया था। तो आई एम लर्निंग एज़ आई गो। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल न्यू एक्साइटिंग एडवेंचर। एंड एक और फ़िल्म है लास्ट पीक, जो एक हमारी नेक्स्ट साइंस फ़िक्शन फ़िल्म है, जो बेसिकली एक वो भी अब जाके स्क्रिप्ट कंप्लीट हुई है पूरी तरह से। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स लग रही थी हमको, अब हम उसमें भी कास्टिंग पे जाना चाह रहे हैं। वो थोड़ी छोटी फ़िल्म है, लेकिन जेएल 50 से बड़ी है एंड वो पैरेलल यूनिवर्सेस पे है। स्पिरिचुअल साइंस फ़िक्शन है, लाइफ़ एंड डेथ को पैरेलल यूनिवर्सेस के साथ, लाइफ़ एंड डेथ का जो प्रोसेस है, उसको पैरेलल यूनिवर्सेस पैरेलल रियलिटी। आप अपने एक्सपीरियंस को ऐड कर रहे हो फ़िल्मों में। मैंने तो वो स्क्रिप्ट नहीं लिखी है, शैलेंद्र ने ही लिखी है, जिन्होंने जेएल 50 लिखी है। लेकिन हाँ, हम बात करते हैं बिकॉज़ लाइक जब हम क्रिएट कर रहे होते हैं साथ में, तो हम बात करते हैं। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स जो उस प्रोजेक्ट के हैं, जब वो लिख रहे थे, तो उन चीज़ों में हमने बात करी है साथ में कि हाँ, ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि उस चीज़ वो मेरी स्टडी है, मेरी नॉलेज है। तो उस चीज़ को बिकॉज़ टीम में है, तो हम उस प्रोजेक्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ज़्यादा, क्योंकि साइंस फिक्शन भी है और स्पिरिचुअलिटी भी है। आप बॉलीवुड के पार्ट हो, हम बॉलीवुड के बारे में बात कर सकते हैं? आप कंफर्टेबल हो? मैं एक्चुअली बॉलीवुड में ज़्यादा किसी को ऐसे जानती नहीं, मैं दोस्त-वोस्त बनाती नहीं, मैं फ़िल्म करती हूँ, अपना काम करती हूँ और मैं अध्यात्म में ज़्यादा जीती हूँ, लेकिन हम बात तो कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। जो मेरा पर्सपेक्टिव मैं आपको बता सकती हूँ, जितना मैंने देखा है। नहीं, यहाँ लोग कहते भी हैं ना कि बॉलीवुड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव है, ड्रग्स वगैरह का भी यूज़ करते हैं और पर ड्रग्स तो बाहर भी यूज़ करते हैं शशांक, अच्छा, हर जगह ड्रग्स यूज़ करते हैं। सो देखो शशांक, मैं अपना परसेप्शन बता सकती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घुलती-मिलती नहीं हूँ। मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में ज़्यादा रहती हूँ और मेरे जो अपने दोस्त हैं उनके साथ मैं समय बिताती हूँ, जो कुछ 1-2 हैं फिल्म इंडस्ट्री के, लेकिन ज़्यादातर लाइक इतने ज़्यादा बड़े लाइमलाइट में या कुछ नहीं है। टेलीविज़न में होंगे या बिहाइंड द कैमरा होंगे, 1-2 हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो मेरा जो परसेप्शन है, वो ये है कि बॉलीवुड में जो भी होता है, जो परसीव किया जाता है कि होता है, वो पूरी कंट्री को इफ़ेक्ट करता है। इस कंट्री में क्या चीज़ें हैं? बॉलीवुड, क्रिकेट और पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, ये 3 चीज़ें। ये और तो क्या इसको कंट्री को क्या फ्रेम करता है?
तो वो वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पिलर्स है। इनफैक्ट हिंदी अगर तुम बोलो कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा हिंदी लोगों ने बॉलीवुड देख के सीखा है, तो ट्रिकल करता है। तो हर जगह वही चीजें हो रही हैं, लेकिन बॉलीवुड बदनाम इसलिए होता है क्योंकि वो लाइमलाइट में है। जितना बड़ा नाम उतनी बड़ी बदनामी, और इसीलिए मैं शायद उस दुनिया में इतना नहीं घूम सकती, दोस्त या वो सब नहीं बना सकती लाइफ उस दुनिया के अंदर इतनी ज्यादा, बिकॉज मैं एज अ न्यू सन्यासिन अपने नाम से किसी चीज से अटैच नहीं हूँ। मैं नहीं तो मेरा नहीं। तो आप मुझे बुला सकते हैं रितिका, सन्यास नाम भी है, उससे भी बुला सकते हैं। मैं किसी भी नाम से अटैच नहीं हूँ। तो अगर मेरी कभी कोई बदनामी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वहीं से तो निडरता आती है, वहीं से तो आप बोलते हो आप बोलो, ओपनली बोलो, वहीं से तो मैं कुछ भी बोल पाती हूँ क्योंकि मुझे बदनामी का डर नहीं है। मेरे को ये समझ नहीं आया, क्योंकि ओशो तो कहते थे कि वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको, माया मोह के बंधन को मानते थे, बाकी के गुरु नहीं मानते थे। वो माया मोह के बंधन को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि तुम जीवन के अंदर बिना मोह माया, बिना अटैचमेंट हर चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो, हर चीज एंजॉय कर सकते हो, लेकिन उससे अटैच होने की जरूरत नहीं है। बिना अटैचमेंट तुम उसको कर सकते हो। यही तो नियो सन्यास है बाकी सन्यासों से। नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने कुछ कुछ ओशो के सुने हैं, जी। वीडियोस देखे, तो वो कहते भी है कि वेल्थ अगर जितना जनरेट करना है करो, आप तो बिना अटैचमेंट के कैसे हम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। कि आप जेनरेशन पे फोकस रखो कि मुझे वेल्थ जनरेट करना है, लेकिन अटैचमेंट आपकी इस चीज से नहीं होती कि वेल्थ जनरेट कैसे करना है। आपकी अटैचमेंट इस चीज से होती है कि कल को अगर वो वेल्थ खो जाए तो क्या होगा। आपकी अटैचमेंट उसके होने से होती है। जब तक है उसे एंजॉय करो। मैं आपको बताती हूँ, जब रजनीशपुरम खत्म हो गया ओशो के टाइम में, रजनीशपुरम बाय वो 99 रोल्स रॉयसेस थी उनके पास, घूमते थे उस ओशो के पास 99 रोल्स रॉयसेस, सबको पता है। और वो दुनिया की सबसे महंगी घड़ियां पहनते थे, और ये सारे उनको लोगों ने प्यार से दिया था, का कुछ नहीं था। और वो खुद बोलते थे कि मेरा कुछ नहीं है तो कम्यून का, पर मैं उसको पूरी तरह से एंजॉय करता हूँ। वो एंजॉय पूरी तरह से करते थे। जब रजनीशपुरम उनसे छिन गया और वो उन्हें वापस आना पड़ा इंडिया के अंदर, जब वो वापस आए यहाँ पे 21 कंट्रीज ने उनको बैन कर लिया। स्वामी जी आनंद अरुण, जिनसे मैंने संन्यास लिया है, उन्होंने जाके उनसे बोला कि ये लोग, तब उन प्लानिंग चल गई थी उनको शायद, मतलब वो कह रहे ये लोग मार देंगे, जो उनके खिलाफ थे कुछ सन्यासी, कहते हैं ये लोग तुम्हें मार देंगे, तो तुम बचा क्यों नहीं रहे अपने आप। कहते तुम क्या कर लोगे। तो उसने बोला कि आप कुछ करो, सन्यासी उनके डिसाइपल थे ना, तो आप कुछ करो। तो कहते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, मरना होगा तो मर जाऊंगा। तो बोला आप दुखी क्यों नहीं हो कि रजनीशपुरम, सारे तो सन्यासी दुख में डूब गए कि रजनीशपुरम छिन गया, खत्म हो गया। रजनीशपुरम क्या था? अमेरिका में जो उनका कम्यून था, इतना महंगा, इतना बड़ा, पूरी गवर्नमेंट को थ्रेटन कर दिया था उन्होंने। मतलब इतनी महंगी जगह थी, वो लग्जरी में लोग जीते थे। तो आप बोल रहे हैं ना कि अटैच कैसे ना हो, तो उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं दुखी हो। स्वामी जी ने उनसे पूछा, जो जिन्होंने मुझे सन्यास दिया, कि आप क्यों दुखी नहीं हो, सारे दुखी हो गए। तो उन्होंने बोला कि मैं दुखी हूं ना, पर इस चीज का दुखी नहीं हूं कि रजनीशपुरम खत्म हो गया। मैं इस चीज का दुखी हूं कि तुम लोगों ने मुझसे क्या सीखा। मैं बोले जा रहा हूँ, जीवन एक लीला है, उस लीला को भी हमने एंजॉय किया, अब इस लीला को एंजॉय करो। तुमने क्या सीखा मेरे से, इस बात की मुझे दुख है कि इतने टाइम से मैं बोले जा रहा हूँ, तुमने सीखा क्या, बताओ। ऐसा वो इंसान, वो छोड़ो, वो कॉन्शियसनेस है। तो उनके सन्यासी भी तो वैसे ही होंगे, सारे नहीं होते। मैंने सन्यास कम्युनिटी के अंदर, मैंने ये किताब में लिखा है, बीइंग अ नियो सन्यासिन जो चैप्टर है, कि सन्यास से बाहर और अंदर दोनों कम्युनिटी में मैंने देखा है कि लोग उनकी टीचिंग को पहचान ही नहीं पाते। वो क्या तुम्हें सिखा रहे हैं। जीवन एक लीला है, या तो तुम स्पिरिचुअल से अटैच हो जाते हो या तुम मटेरियल से अटैच हो जाते हो। अटैचमेंट किसी से नहीं रखनी है, एंजॉय सब करना है। स्पिरिचुअलिटी से भी नहीं होना है। आई एम नॉट अटैच्ड।
यू नॉट अटैच्ड। हाँ, अगर मैं एकदम स्पिरिचुअलिटी से अटैच्ड होती तो आज मैं बिल्कुल वैसे बन के आती ना, अपना वो शो का कपड़ा पहन के आती, जो भी आती ये वो। मेरे को दोनों अपने, जब मैं घर पे रहती हूँ, मैं अपने मरून गाउन्स पहनती हूँ, क्योंकि बच्चे आते हैं, मैं एक संस्था चलाती हूँ। लेबर कॉलोनी के बच्चे आते हैं वहाँ पे, वो आके ध्यान करते हैं मेरे साथ, तो मैं उस एनर्जी को पालती हूँ, मैं भगवान की एनर्जी को पालती हूँ, मैं ध्यान करती हूँ। दिन में 3 घंटे तो मेरे ध्यान ही होता है, मैं करती हूँ। लेकिन जब मैं बाहर जाती हूँ, घूमती हूँ, फिरती हूँ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती हूँ, तो वैसे ही करती हूँ ना जैसे सब और करते हैं। हाँ, मेरे गले में एक माला होती है बस। तो ये माला क्यों है? ये एक बार दिखा सकते हो आप? कैमरे में दिखाओ, ये क्या? ऐसे ही दिखाओ। ये हमारे भगवान की माला है। ये ओशो है, मतलब जी। जैसे हम बजरंगबली शिव जी को पहनते हैं, वैसे आपने इनको पहना है। तो मतलब ये मेरे क्यों पहना है पर ये? क्योंकि मैंने जब संन्यास लिया तो ये मेरे गुरु हैं, ये मुझे ये रिमाइंडर है, ये चीज़ें पर ये भी रिमाइंडर। तो एक अटैचमेंट ही है। देखिए, मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है अपनी किताब में, बीइंग सेल्फिश में। मैंने ये कहा है कि अगर एक सन्यासी को हर समय इस बात की अवेयरनेस ना रहे कि सन्यास अपने आप में एक ऐसा टूल है सिर्फ, जो बाकी सारी चीज़ों से आपको डिटैच करता है, विदाउट नीडिंग टू लीव इट, रिनाउंस से डिटैच करता है, तो आप पॉइंट को ही भूल गए। एक दिन सन्यास भी छूटेगा, तुम्हें याद रखना पड़ेगा, एक दिन माला भी छूटेगी। संन्यास भी है, अटैचमेंट ही है। अगर तुम अटैच हो जाओ तो मैं सन्यास से भी अटैच नहीं, लेकिन मुझे सन्यास में सोना मिला है, जो मैं दुनिया के साथ बांटती हूँ। अभी मुझे इसकी जरूरत है, ये मेरा टूल है। इससे मुझे हमेशा याद रहता है कि मैं भगवान के साथ चल रही हूँ, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मैं एक अकेली औरत हूँ, मुझे भी स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे वो मिलती है, अंदर से ही मिलती है, लेकिन मुझे ये कनेक्शन एक दिन ये भी छूटेगा। क्यों छूटेगा? क्योंकि किसी चीज से अटैचमेंट आपको फ्रीडम से दूर लेके जाता है, और मेरे जीवन की सबसे बड़ी सर्च सीकिंग फ्रीडम ही है। क्या है फ्रीडम आपके लिए? फ्रीडम मेरे लिए सबसे ज्यादा तो फ्रीडम फ्रॉम सेल्फ है, जो मैंने किताब जिस पे लिखी है, फ्रीडम फ्रॉम द आइडिया ऑफ योर सेल्फ। आइडिया, हमारा नाम, हमारा शोहरत, हमारा ये, हमारा वो, हमारे ये, हमारा क्या है, हमारी क्या इमेज है हमारी, मतलब उस चीज से फ्रीडम जिस दिन हो जाए पूरी तरह से, आप फ्री हो गए। काफी हद तक मैं एक फ्री लाइफ जीती हूँ। मेरे मेरे दिमाग के अंदर मेरी कोई इमेज नहीं है। कोई भी इमेज नहीं है। नहीं, अगर मैं अपने बारे में कोई भी परसेप्शन रखूंगी, इमेज रखूंगी, तो उस वजह से मैं बाहर की दुनिया को भी जज करूंगी, परसीव करूंगी। मैं बाहर की दुनिया की कॉन्फ्लिक्ट में ऐड करूंगी। मैं कॉन्फ्लिक्ट में नहीं ऐड करना चाहती। मैं एक वॉरियर हूं, बट आई एम अ वॉरियर मॉन्क। आई एम अ वॉरियर फॉर पीस। फॉर पीस। यस, ओशो की आइडियोलॉजी यही थी, पीस। यस, ही सेड तुम्हारे को जो शांति देती हो, तुम्हारे अंदर जो प्यार प्रेम पाती हो, उस चीज के लिए तुम सबसे पहले रहो, दुनिया की आवाज को भूल जाओ। डजंट मैटर हु सेज व्हाट। उनको बैन क्यों कर दिया गया था, ओशो जी को? बहुत कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट में हाथ डाल रहे हो। नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ क्योंकि मैं ओशो के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। तो अगर उनकी कोई फॉलोअर्स है, तो अगर मेरे से कुछ गलती हो रही होगी तो मुझे माफ करना। बट मैं भी किसी से कुछ नहीं होती, जो होना होता है वही होता है। लत सही कुछ होता ही नहीं। पर मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ। और हाथ डालना चाहते हो, मैं हाथ डालना चाहता हूँ। मैं दाल से खेलना चाहते हो तुम। हाथ में आग डाल दिया कि अब जली जाए। तो मैं ये पूछ रहा वो हूँ, क्यों बैन हुए? क्यों बैन हुए थे? एक्चुअली जो यहाँ पर उनकी जो जिस तरीके के वो मेडिटेशंस और ये सारी थेरेपीज करते थे, उससे बहुत हद तक इंसान बहुत फ्री हो जाता था। अंदर उसे शांति, पीस, लव, जॉय, ये सारी चीजें बहुत मिल जाती थी। लेकिन बाहर से वो चीज दुनिया के स्ट्रक्चर के हिसाब से कंट्रोवर्शियल लगती थी। जैसे जैसे कि उनकी कुछ थेरेपीज में वो कहते थे कि अगर तुम्हें फ्री फील करने के लिए अपने कपड़े भी उतारने पड़े, तो आप उतार दो। और ऐसी कुछ औरतें पर ये थेरेपीज इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं थी। ये पार्ट लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि इंडियन मतलब कॉन्शियसनेस उस लेवल पे नहीं थी कि इसको ग्रास्प कर सके। ये सिर्फ फॉरेनर्स के लिए थेरेपीज थी। तो ऐसी चीजें जब वो करते थे, तो उनकी मतलब कोई लीक हो जाता था तो पेपर में ऐसे आ जाता था कि ऐसी चीजें होती है, ऐसी चीजें होती है, ऐसी चीजें होती है। कंट्रोवर्सीज पे कंट्रोवर्सीज बनती गई। तो यहाँ से वो अमेरिका गए।
अमेरिका में अच्छा, इंडिया में बैन करते क्या था उनको? नहीं, इंडिया में ही वो बस कहते थे कि मेरी जो आइडियोलॉजी है वो वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा इजिली एक्सेप्ट कर पाएंगी, तो मैं वहां जाऊंगा। अच्छा, इसलिए वो गए थे, अमेरिका गए थे। हाँ, लेकिन उनका प्रोजेक्ट नहीं था, माँ शीला ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, जो अभी भी हैं, बोलती हैं। माँ शीला ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था, और माँ शीला ने माँ शीला तो मतलब उन्होंने भी भुगता है अपने कर्मों का, ऐसी बात नहीं है। वो तो हर जगह बोलती है कि मैंने भुगत लिया अपने, बहुत कुछ किया था। आपके हु किल्ड ओशो किताब है, अभिवैद्य जी ने लिखी है। 30 इयर्स इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रहे हैं वो, और वो कहते हैं, उन्होंने मुझे खुद कहा, क्योंकि मैं इस पे फिल्म बनाना चाहती तो मैं उनसे मिली थी, तो उन्होंने मुझे कहा, किताब पढ़ने के बाद मैंने मिली थी, तो पूना में रहते उन्होंने मुझे कहा कि तुम जो हो तो कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, तुम सन्यासी हो, मैं सन्यासी नहीं हूँ, लेकिन 30 साल जो मैंने इस केस पे काम किया है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की है, हु किल्ड ओशो, और उसमें मुझे जो चीजें पता चली हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ओशो ने ही मेरे थ्रू काम किया है। वो वो सन्यासी नहीं हो के ओशो की प्रेजेंस को मान गए मेरे सामने, तो मैं तुम्हारी ये मदद करूंगा, तुम इस फिल्म को बनाओ। और मेरे को कम्युनिटी की भी बैकिंग है, बट इट्स अ वेरी वेरी कंट्रोवर्शियल। सारी चीजें दुनिया के सामने आ जाएंगी, ये जो ओशो के सारे सवाल हैं सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो विथ प्रूफ है ना, वो हम प्रूफ के साथ कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। पर आप वेयर आर वी गोइंग विद दिस? ओशो के बारे में जान रहे हैं। हाँ, कि वो, बट व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑन ओशो, कि वो क्यों बैन हुए हैं? और हाँ, मैं हाँ, क्योंकि पूरी दुनिया ये बात जानना चाहती है कि वो वो बैन क्यों? 21 कंट्री से बैन हुए। हाँ, वही। हाँ, तो जब वो अमेरिका चले गए, वहां पे वो क्या था, 3.5 साल या 4.5 साल जो वो रजनीशपुरम अमेरिका में था, उस समय वो मौन में थे, खुद मौन में थे, बोल नहीं रहे थे। बोल नहीं रहे थे, लेकिन उनका कम्यून चल रहा था। और जब ये कम्यून चल रहा था, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती थी जो माँ शीला के अंडर में चल रही थी, इसमें कुछ ऐसी चीजें होती थी जिससे लोग भड़कते थे। वैसे भी ओशो के कम्यून्स के आसपास लोग भड़कते इसलिए हैं क्योंकि ओशो सन्यासी इतने मगन खुश रहते हैं, लोग गुस्से में आ जाते हैं, दूसरे की खुशी देखी नहीं जाती इंसान से, दैट इज द थिंग। तो वो गुस्से में आ जाते थे, उनको रेज होता था, उनको गुस्सा आता था। तो वहां की गवर्नमेंट ये देखने लग गई कि हमारे सारे जो लोग हैं वो तो धीरे धीरे करके इस दुनिया में सारा रिलीजन ही खत्म हो जाएगा, सब तो ये ओशो सन्यासी बन जाएंगे, इतना प्यार करते हैं। वो रिलीजन नहीं मानते थे। वो रिलीजन के बहुत, मतलब वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, पर वो कहते थे कि रिलीजन इज मोनोपोलाइजिंग स्पिरिचुअलिटी। वो कहते थे कि लव इज द ओनली रिलीजन, प्रेम एकमात्र रिलीजन है, और उस तक पहुंचने का रास्ता ध्यान है। उनका सिर्फ यही मैसेज है, he he is not the man that the world knows. He was never that man. You can feel his presence here. I always feel his presence because when I talk, मैं जब बात करती हूँ, मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं रहता कि मैंने क्या बोला है। मैं नहीं बात करती, क्योंकि तुम अभी 1-2 बार तो मुझे ऑफ भी मिले, ऑफ कैमरा भी मिले हो ना, 1-2 चीजें जो भी, दिस नॉट मी। मेरे दोस्त आप तुम्हें बोलेंगे, पर मेरी स्प्लिट पर्सनालिटी नहीं है। मैं इतनी ओपन हूं, मेरे अंदर इतना विश्वास है कि मैं जो भी सच है, हम्म। भले ही मेरी गलती हो या किसी और की, मैं उसे चैनल करके बोल दूंगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, बिकॉज आई एम फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी है, और कुछ अलग सी एनर्जी फील हो रही है। मैं जब ओशो कहीं आसपास है, हालांकि मैं उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन कुछ अलग तरह की एनर्जी में फील कर पा रहा हूँ जब मैं। तुम्हें एक्टिंग का शौक है ना, हाँ जी। ओशो को एक्टर्स बहुत पसंद है। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरे को प्यार बहुत पसंद है, तो शायद मैं ओशो के फॉलोअर्स बन जाऊँ। नहीं, एक्टिंग, उन्हें एक्टर्स बहुत हाँ। पसंद है। जितना अच्छा एक्टर हाँ, उतना ज्यादा उन्हें मैं तो बहुत अच्छा एक्ट करूँ कि शायद वो, इसलिए वो शायद है यहाँ पे। वो हमेशा है, हर तो जगह है। ओशो तुम नाम दे सकते हो, मैं उन्हें ओशो कहती हूँ। तुम कुछ और भी कह सकते हो, जो भी है तुम्हारे लिए परमात्मा, वो हर जगह है, पर तुम उसे महसूस हर जगह तभी कर पाओगे जब तुम्हारे अंदर वो मिलेंगे। खैर, वो इसलिए बैंड थे क्योंकि दुनिया डरती थी उनसे, उनसे। कि वो रिलीजन को खत्म करके
फ्री खुश इंसान बना देंगे। और फ्री खुश इंसान को भाई तुम कैसे कंट्रोल करोगे? हम तो हर्ड मेंटालिटी में जीते हैं। वी आर ऑल कंट्रोल्ड टू सर्टेन एक्सटेंट। वी आर ऑल Nobody can control Osho followers. The follow. no they can, I mean it depends on the individual follower also. मैं इंडिविजुअल में बिलीव करती हूँ, इवन इन कम्युनिटी। संन्यास के अंदर भी जो इंसान अपने ऊपर काम नहीं कर रहा है, जो इंसान ध्यान नहीं कर रहा है, जो पढ़ नहीं रहा, जो उस चीज को नहीं कर रहा, सिर्फ मतलब माला और रोब पहन के, मैंने ये बोला है अपने किताब में, जस्ट वेयरिंग अ रोब एंड अ माला डजंट मेक वन अ सन्यासिन, एंड यू डोंट हैव टू वेयर अ रोब एंड अ माला टू बी अ सन्यासिन। बहुत ऐसे लोग हैं जो चीज मैं बोल रही हूँ उस उतने ही फ्री माइंडेड हैं, लेकिन वो सन्यासी नहीं है, उन्हें जरूरत नहीं है, वो कर रहे हैं। मुझे शायद जरूरत थी, मुझे एक गाइड की जरूरत है, जिसको जो सूट करता है। मैं किसी चीज के फॉर और अगेंस्ट नहीं हूँ, और जो इंसान किसी चीज के फॉर और अगेंस्ट नहीं होता वो भी डेंजर हो सकता है। मैं भी डेंजरस हूँ। आई नो दैट पीपल सी मी एज डेंजर, एज थ्रेट, क्यों? क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। एक बार हरिवंश राय बच्चन, ये ओशो गए थे, तब वो भगवान भगवान नहीं थे, वो एक टीचर थे। वो गए, जाके उन्होंने एक स्टेज पे वो किया था, वो एक स्पीच दी थी, और उसको सुनने के बाद हरिवंश राय बच्चन जी जाने वाले थे, वो भी स्टेज पे गए। पर जिस स्टेज पे जाने से पहले उन्होंने ओशो को सुनने के बाद बोला, रजनीश, उनका नाम तो रजनीश था, रजनीश यू आर टू ब्यूटिफुल टू बी ट्रू, हम्म। बट आई एम अफ्रेड माई फ्रेंड यू विल बी किल्ड। और उनका जवाब ये था कि आई नो द कॉस्ट of speaking the truth in a hypocritical world. I will use my life to the fullest, and if need be, I will also use my death. वो अपने डेथ को यूज नहीं कर रहे क्या? हम जैसे आज की जनरेशन में वो नहीं है, उनकी लेगेसी को खत्म करने के लिए सारे प्रयास कर लिए गए, हो रहे हैं। हम अपने पूना के आश्रम में जाके ध्यान नहीं कर सकते। आप सोचो, सन्यासी, क्योंकि हमने माला पहनी हुई है, लेकिन अभी भी लोग सन्यास ले रहे हैं, उनकी फिलॉसफी को समझ रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसी पे तो किताब। पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि जब आप अंदर से ट्रांसफॉर्म हो जाते हो, जब आपका कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तब आप बाहर तो आपकी बाहर की जीवन आपके अंदर के जीवन को मैच करेगी। एज विद इन सो विदाउट। अगर आज के टाइम में कोई भी इंसान ओशो का फॉलोअर्स बनना चाहता है जी, या बनना चाहती है, तो फिर कैसे करे वो? मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहले कोई भी ओशो की किताब एक जो आपको अच्छी लगे, आप उसे पढ़ें। सबसे पहले एक पढ़ें। आपको अगर वो आइडियोलॉजी, फिलॉसफी सूट करती है, समझ आती है, अगर आपको वो जिज्ञासा देती है, तो फिर आप ओशो, मतलब कि उनकी जो कम्यून्स हैं, मैं तो पर्सनल से मैं बोल सकती हूँ, नेपाल में काठमांडू से थोड़ा आगे तपोवन इंटरनेशनल कम्यून है, जहाँ से मैंने संन्यास लिया। फिर आप वहाँ जाएं, उनकी कोई कैंप अटेंड करें, कम्युनिटी को समझें, बाकी तो रास्ता आपको खुद ही मिल जाएगा। अच्छा, तो आप आप खुद उनसे जुड़ेंगे, वही रास्ता दिखा देंगे। तो हमारी ऑडियंस में से अगर कोई ओशो को मानते हो तो मैम ने जो बोला उसको फॉलो करें। और हाँ, आप ओशो के फॉलोअर्स बन गए, जी, आपने बुक लिख दी, आपने जेल 15 मूवी प्रोड्यूस कर दी, और आपने एक सुसाइडल पॉइंट से वापस आप वापस भी आ गए। तो इस बीच में, इस प्रोसेस में आपने क्या खोया? मैंने क्या खोया? हाँ, मासूमियत। मासूमियत खो दिया आपने। मासूमियत मेरे अंदर ऐसी थी, मुझे चीजें नहीं समझ आती थी, बच्चे की तरह थी, मैंने मासूमियत खो दी। लेकिन शायद वो भी बुरी चीज नहीं है, क्योंकि जिस रास्ते पे अब मुझे भगवान लेके जा रहे हैं, शायद उतनी मासूमियत में तो मैं खत्म हो जाती। अच्छा, तो ये अच्छी बात थी एक हाँ, मैं किसी भी सिचुएशन में बुरी चीज नहीं देख पाती, तो आपने कुछ खोया नहीं। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं खोया। लेकिन हाँ, मासूमियत एक ऐसी चीज है जो मुझे याद आती है, जिस
औरत को मैंने ये श्रद्धांजलि दी है इस किताब में, उसकी एक चीज़ मुझे याद आती है, मासूमियत। किनको? बचपना मेरे में अभी भी है, बचपना है, लेकिन मासूमियत, इनोसेंस जिसको कहते हैं। लेकिन वो इनोसेंस भी अब इनोसेंस है, मैं किसी को कॉन्शियसली हर्ट नहीं करती, मैं किसी से कोई वो नहीं है, वो इनोसेंस है, लेकिन अब मैं उस चीज़ के बारे में कॉन्शियस हूँ, पहले मुझे पता नहीं था। तो वो एक ब्यूटी थी, जो चीज़ आपको पता नहीं होती और आपसे एक फूल को पता नहीं होता ना, उससे महक निकलती है, वो महक के हिसाब से खो गई है। पर हाँ, जितना मैं उसमें ज़िंदा रख सकूँ, तो मैंने एक्चुअली तो कुछ नहीं खोया। लेकिन हाँ, मासूमियत याद आती है। आपने इस बुक में ट्रिब्यूट दिया किसी औरत को, आप कह रहे थे कौन? वो मैं ही हूँ, जो सुसाइड पॉइंट से पहले थी। अच्छा, आप खुद की बात कह रही हो। हाँ, क्योंकि मैं वो औरत नहीं हूँ। अब वो नहीं हो। मैंने उसे खोजने की कोशिश करी, क्योंकि ऐसे लोग हैं मेरे आस-पास जिन्होंने उसको मिस किया। पर मैं नहीं, आई कुडन्ट फाइंड हर। नहीं ढूँढ पा मतलब उसकी है, मेरे अंदर उसकी भी बातें हैं, लेकिन वो नहीं है। पर ठीक है, अब मैं ये हूँ और इस फेज़ को भी मैं बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। और आपने क्या लाइफ इज़ अ प्ले। और आपने क्या पाया फिर? कुछ तो पाया होगा फिर? बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने पाई है, वो एक छोटी-सी आवाज़ एक बहुत बड़ी दुनिया में। छोटी-सी आवाज़ बहुत बड़ी दुनिया में। क्या है वो आवाज़? मेरी आवाज़। मेरी आवाज़ की क्या वैल्यू थी, आज है। हाँ, लोग सुनना चाहते हैं आज। क्योंकि मैंने भी आपकी आवाज़ सुनी है इस बुक के माध्यम से। क्योंकि ये एपिसोड ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं एक बात ऑडियंस भी हमारी जानना चाहेगी कि जो आपकी ये बुक है बीइंग सेल्फिश, वो हमारी ऑडियंस क्यों पढ़े या फिर क्यों सुने? देखिए, क्यों जो है ना सवाल, व्हाय मैं तो कभी नहीं, मैं उस सवाल में इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे। तो इस चीज़ का मैं जवाब नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि हमें ये सिखाया गया है कि सेल्फिश होना एक अच्छी बात नहीं है। हमें दुनिया के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन हम दुनिया को कुछ नहीं दे सकते, जब तक हम हमारे अंदर कुछ हो ना देने के लिए। और हमारे अंदर जो दुनिया को देने लायक चीज़ है, एक जीनियस चीज़ है, हर एक के अंदर होता है। उसके लिए हमें सेल्फिश होके अपने अंदर झाँकना पड़ेगा। तो जब मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट करके झाँका, तो मुझे क्या मिला, वो इस किताब में दर्शाता है। आप इसे सुनेंगे तो शायद आपको कुछ मिल जाए, शायद आपको कुछ ना मिले। तो क्यों सुनना चाहिए मैं नहीं कह सकती, मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि मैंने अपना क्या सच आपके सामने रखा है, जो मुझे एक जेम मिला, जिससे मेरा जीवन बदला। हो सकता है आपको कुछ मिल जाए। कुछ मिल जाए। बस क्योंकि प्रेम, मेरा पथ प्रेम का है। नियो संन्यास प्रेम का पथ है। लव, माय रिलिजन इज लव। और लव मीन्स टू गिव, देना। बाकी सब ईगो है, एक्सपेक्टेशन है कि हमें लव मिलना चाहिए। मैं देना चाहती हूँ, मेरी एक ही नीड है, मैं प्रेम देना चाहती हूँ। जो देता है मैं हाथ ऐसे करके ले एक्सेप्ट कर लेती हूँ, पर मेरी नीड देना है। अच्छा, यू आर अ गिवर। या यू कैन कॉल इट अ गिवर, बट इट इज माई नीड। इट इज़ योर नीड टू या गिव लव। गिव in whatever way I can, in whatever way. तो आपको क्या लगता है आप लाइफ में जीत गई? जीतता, गीता में कहा है कृष्ण ने, वही जीतता है जो जीतना नहीं चाहता, वही है जो होना नहीं चाहता। मैं जीत हार के हिसाब से जीवन जीती ही नहीं। जीवन एक्सपीरियंस है, जंग का मैदान नहीं। इट इज नॉट अ गेम, इट इज अ प्ले, बट नॉट अ गेम। देयर इज अ डिफरेंस। आपकी लाइफ अगर उस मोमेंट खत्म हो जाती, तो इतना कुछ आप नहीं देख पाते। और दे नहीं पाती। अब तो मुझे ये मजा आ रहा है कि अब मेरे जीवन में जो मेरी नीड है वो पूरी होगी, मैं देना चाहती हूँ। अब वैसे थॉट्स नहीं आते आपके माइंड में कभी भी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आते। बिल्कुल नहीं। अब आप जीना चाहती हो। मैं कुछ नहीं चाहती। मैं मोमेंट टू मोमेंट मैं जी रही हूँ। मैं कुछ नहीं चाहती।
इस पॉडकास्ट को शूट करते-करते मैं ओशो के अंदर इतना खो गया, क्योंकि मैं ना सच में मैंने ओशो की वीडियोज़ देखे हैं और देखता हूँ तो अच्छा लगता है। जी। बिकॉज़ ही टॉक्स अबाउट लव, ठीक है? हुँ। और लव हर एक इंसान का फेवरेट टॉपिक होता है, मेरा तो है, ठीक है? हुँ। तो आप जब बात कर रही थी, तो मैं उस एनर्जी को फ़ील कर पा रहा था और मैं खो गया था। अभी मैंने खुद को वापस पाया है। तो एक एक बात मुझे कहना था, क्योंकि आप भी एक एक्टर हो, मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। जी। तो एक्टर बोलो कि मैं हूँ। मैं हूँ, हाँ, मैं आर्टिस्ट, इसलिए मैंने बोला खुद को आर्टिस्ट हूँ। तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में 2 चीज़ें होती है, एक ऑन स्क्रीन होता है और एक ऑफ स्क्रीन होता है। ऑन स्क्रीन वो आदमी अलग होता है, ऑफ स्क्रीन वो आदमी अलग होता है। जैसे मैं ऑन स्क्रीन, जब मैं स्क्रीन पे होता हूँ, कैमरे के सामने होता हूँ, तो मैं सेंसिबल होता हूँ। मैं लोगों को सीरियस दिखता हूँ, ठीक है? पर ऑफ स्क्रीन मैं बहुत अलग हूँ। मैं बहुत चुलबुला हूँ, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, अलग ही मेरी एनर्जी है। जी। तो आप भी ऐसा आप रिलेट कर पाती हो उस चीज़ से? 100% अच्छा। हर एक्टर इस चीज से रिलेट कर पाएगा, हुँ। लेकिन इस चीज से सिर्फ एक्टर को रिलेट करने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को इस चीज से रिलेट करने की जरूरत है। हम सोशल मीडिया जैसी जमाने में जीते हैं। आज तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, हम सब एक्टर है, सोशल मीडिया में सोच सोच के ही डालते हैं ना कि हमारा कैरेक्टर कैसा लगना चाहिए। मैं तो नहीं करती वो। ऐसा है कि आपकी एक इमेज दुनिया के लिए होती है और एक आप जानते हो कि आप क्या हो, वो आप झूठ नहीं कह सकते खुद को। तो वही बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है कि आप ऑन स्क्रीन दुनिया के सामने कैसे हो और पीछे कैसे हो। आप अगर आप ये मान गए, ये चीज शायद मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकती थी अपने किताब में, अब मुझे समझ आता है जो मैंने नहीं किया। यही जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप ये समझ जाओ, अगर आप अपने आप को ये समझ जाओ कि जीवन एक लीला है, प्ले है और मैं एक एक्टर हूँ, फिर अगर आपका चेहरा दुनिया के सामने एज एन एक्टर है, एक्टर सबसे स्पिरिचुअल प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो आपको अपनी ईगो भूलनी पड़ती है और कोई और बन जाओ, कोई और बनना पड़ता है, करेक्ट। और स्पिरिचुअलिटी का पाथ है ईगो को गिराना। इसीलिए एक्टिंग वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्रोफेशंस है। और जो एक्टर होता है वो सेंसिटिव होता है, वो स्पिरिचुअल बेंड में होता है, हो उसको जाता है स्पिरिचुअल से। कि ऐसी चीजें होती हैं, उनको वो कनेक्ट कर पाते हैं अदर डायमेंशंस ऑफ रियलिटी से, क्योंकि एक्टर सेंसिटिव होता है, वो हार्ट स्पेस में बॉर्न, उसने उसकी एनर्जी हार्ट स्पेस, जब वो बर्थ ही हार्ट स्पेस से लेता है, लाइक उसके अंदर लव की वो होती है। तो एक्टिंग में ये है कि जिस दिन आप ये पहचान जाओ, जिस दिन आप ये मान जाओ कि मेरा एक ही चेहरा है और वो चेहरा एक्टर का है, क्योंकि जीवन भी एक लीला है। मैं हर एक्ट को, प्रोफेशनल, पर्सनल, ये वो, सोशल मीडिया, ऑफ कैमरा, फिल्म, ये वो, मैं एक्टर हूँ। उस चीज को आप एक्सेप्ट कर लो तो आप सेम चेहरे को पूरी दुनिया में ले जा सकते हो। यू विल बी द मोस्ट ऑथेंटिक पर्सन। एक्टर ही सबसे ऑथेंटिक हो सकता है जो इस चीज को मान जाए कि मेरा ये, मतलब मैं यहाँ पे ये एक्टिंग करता हूँ, यहाँ पे ये एक्टिंग करता हूँ। मुझे तो, और फिल्मों की अगर तुम बात करो उसमें तो आपको कैरेक्टर दिया जाता है। आप किसी जो इंसान, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जो कैरेक्टरलेस होता है, मतलब कैरेक्टर के बिना, मैं कैरेक्टरलेस नहीं बोल रही, दुनिया के हिसाब से कैरेक्टरलेस होता है वो कोई भी कैरेक्टर प्ले कर सकता है। जो लेस कैरेक्टर होता है। जो कैरेक्टरलेस होता है, अगर तुम्हारे अपने अंदर शशांक का कोई कैरेक्टर ना हो तो तुम तो दुनिया का, तुम बेस्ट एक्टर बन जाओगे। करेक्ट है। तुम कोई भी एक्टिंग कर सकते, तुम कोई भी रोल कर कुछ भी सकते कर हो। सकता हूँ, हाँ। मैं खुद को यही मानता हूँ, मैं तो हर दिन अपनी ज़िंदगी में देखो, कैरेक्टर प्ले करता रहता तुमको पता है कि हूँ। मेरा जो इमेज है, दुनिया सोचती है कि बहुत इंटिमिडेटिंग है, अनअप्रोचेबल है, हुँ, हमेशा गुस्से में रहती, इगोइस्टिक है। इगोइस्टिक है, और मतलब इंटेलिजेंट भी कहते हैं, इंटेलिजेंट है, वाइज है, और मतलब इसको बहुत गुरूर है अपने, मतलब ब्यूटी का, इसका उसका। हुँ, ऐसा कुछ भी नहीं है रियल लाइफ में। मतलब आज यहाँ ऑडियंस में मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई है, मतलब जो मेरी बहुत, वो भी ओशो सन्यासी है। वो भी सन्यासिन है। वो तुम्हें बता सकती है, आई एम श्योर। ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, वो तुम्हें कहेंगे कि ये एक्टर है, हुँ, एक्टर है। फ़ील हो जाता है, हाँ, एक ऑरा होता है पर हाँ।
तो ऑब्वियसली यार कहीं भी मैं जाऊंगी थोड़ी बहुत नौटंकी तो हो जाती है। के अंदर मेरे को भी लोग कह देते हैं। मैं अपने फेस से नहीं लीड करती। मुझे ये बात पता है हाँ। कि गॉड हैज ब्लेस्ड मी विद अ नाइस फेस, Nice. पीपल लाइक दैट, बट दैट इज नॉट व्हाट आई लीड विद। मेरे को तो याद भी नहीं रहता, मैं तो भूल जाती हूँ कि मैंने फिल्म बनाई है, मैंने JL50 बनाई है, कि मैं एक एक्टर हूँ। मैं किसी अपनी उस चीज से अटैच नहीं हूँ। मुझे शांति में रिलैक्स्ड तरीके से ना मस्ती में जीना पसंद है, मैं वैसे ही जीती हूँ। आजकल के जनरेशन को तो मेरे को लग रहा है अगर वो ओशो की वीडियोस देखे, बुक पढ़े तो कहीं ना कहीं उनका स्ट्रेस एंजाइटी वो बहुत कम कर सकते हैं। वो खत्म ही कर देते हैं, वो खत्म ही कर देते हैं। मेरा तो खत्म कर दिया पूरा। मैं बहुत स्ट्रेस एंजाइटी में जीती थी, 6 साल मैंने डिप्रेशन में बिताए हैं। मुझे पता भी नहीं था मुझे डिप्रेशन है। मैं बहुत लाइक आई हैव गॉन थ्रू दोस फेजेस, बट एवरीबॉडी डज। मैं अभी आई एम यू लुक chilled out, रिलैक्स्ड। आई एम ग्रेटफुल एवरी मोमेंट। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जीवन के लिए। तो ठीक है, आज का ये एपिसोड हम खत्म करते हैं, पर मैम को मैं दोबारा भी बुलाना चाहूंगा क्योंकि मैं ओशो के बारे में, मैं ओशो की बुक भी पढ़ूंगा, उनके बारे में और भी नॉलेज लूंगा और ओशो के बारे में बात करेंगे सिर्फ। और अ, इस एपिसोड में एक एक चीज बहुत खूबसूरत थी मैं हमने बातें की सुसाइड पॉइंट से वापस आने की, और उसके बाद लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है क्योंकि उसके बाद जब आप उस पॉइंट से बाहर आई तो आप लाइफ में सिर्फ जीत रही हो, हार नहीं रही हो, खो नहीं रही हो, राइट। आप ये देखो क्योंकि आपने ऑलरेडी सब कुछ खो दिया था तभी आपने सुसाइड का डिसीजन लिया था। जी। तो जब आप सब कुछ खो चुकी थी तो उसके बाद सिर्फ आपकी लाइफ में जीतना था। हो सकता है तुम हार जीत के हिसाब से देखते हो, मैं नहीं देखती। मैं शुक्रगुजार हूँ, हाँ, हाँ, कि मुझे वो कई तरीकों से जो प्रेम मेरे अंदर मुझे मिला हाँ। वो बांटने का मौका मिल रहा है। नहीं, लेकिन मैं जो जो इंसान आज के टाइम में, क्योंकि हर दिन इंडिया में हजारों लोग सुसाइड से मरते हैं, जी। मरते हैं, मैं उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज ये देना चाहता हूँ कि उस पॉइंट पे वापस आने के बाद जब आप इस बात पे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो आप जीत लेते हो और आप सिर्फ जीतते हो, खोते हारते नहीं हो लाइफ में, उसके बाद सिर्फ जीतते हो। तो भाई लोग, अगर मन में ऐसा कुछ थॉट आ रहा है तो खत्म करो, ओशो के सन्यासी बन जाओ। अगर नहीं हो रहा है तो जीतो, रिस्क लो, जीतो। और इस एपिसोड को देखो, दोस्तों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो और बार बार रिपीट में देखो, सुसाइड नहीं करोगे। एक बात तो पक्का है कि इस एपिसोड को देखने के बाद अगर आपके मन में ये थॉट आ रही है कि आप सुसाइड करने वाले हो तो आप नहीं करोगे, होपफुली नहीं करोगे। और ये इनके बुक को भी पढ़ो, मैं लिंक डाल दूंगा, स्पॉटिफाई का लिंक डाल दूंगा, और बुक जहाँ से बुक ऑर्डर कर सकते हो उसका भी लिंक डाल दूंगा। नहीं, मेरे पास अभी सिर्फ स्पॉटिफाई पे है, पेपरबैक वर्जन है कि नहीं। ठीक है, और ये मैं स्पॉटिफाई का लिंक डाल दूंगा। और ये प्रमोशन नहीं कर रहा, मैंने पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते हालांकि सो गया था, सुनते सुनते सो गया था, लेकिन अच्छा बहुत खूबसूरत थे, आवाज बहुत मेडिटेटिव भी है ना। हाँ जी। तो आप सुनो और इस एपिसोड को एंजॉय करो और दूसरे एपिसोड में देखो मेरे को फिर। चलो तब तक के लिए बाय, टाटा।